हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा? पार्ट फर्स्ट में हमने समझा था कि ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है क्या। तो क्या है, जल्दी से बताओ। अरे भाई, ये ऐसे आंदोलन थे जिसके अंदर सामाजिक कुरीतियों को तो कम किया गया और साथ ही साथ भारत के गौरवशाली अतीत को बढ़ाया गया। दोनों चीजें हो गई। अच्छा, इनके कोई कारण थे? तो हाँ भाई, इनके बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे हमने देखे कि धर्म प्रचारक, अंग्रेजी शिक्षा, मध्यम वर्ग का क्या रोल था, सामाजिक पत्र, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का क्या रोल था। आज हम बात करेंगे इस पार्ट 2 में समाज सुधारकों के बारे में, जो इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के पीछे थे, जिनके कारण ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ा। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के। अच्छा, समाज सुधारकों के बारे में एक यूनिवर्सल पैटर्न है जो हम सारे समाज सुधारकों में देखेंगे। क्या पैटर्न है? तो भाई, पहले तो हम एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कोई संगठन अगर उन्होंने बनाए, और धार्मिक, सामाजिक और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पे अगर उन्होंने कोई सुधार किए हैं तो उनको हम इन क्लास के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय से। राजा राम मोहन रॉय का एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। पहली चीज तो ये कि वो, उनका ताल्लुक था बंगाल से। उनका जन्म हुआ राधानगर, बंगाल में। वो बड़े ही प्रसिद्ध जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे और साथ ही साथ उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट अपन ने देखा, जन्म कहां पे हुआ? तो राधानगर, बंगाल में। दूसरी, वो बड़े ही बहुभाषी इंसान थे। उनको बड़ी भाषाओं का, बहुत सारी इंपॉर्टेंट भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए भाषाविद कहा गया उनके लिए। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो भाई, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बांग्ला तो थी। साथ ही साथ उन्हें हिब्रू और लैटिन का भी ध्यान था। अच्छा, जब राजस्थान की बात हम करते हैं ना, तो राजस्थान का हर एक आदमी जो है ना, वो अपने आप में भाषाविद है। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो वो जानता ही है, साथ साथ में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, 100 किलोमीटर की दूरी नापोगे तो एक अलग भाषा से आपका मनोरंजन हो सकता है। तो भाषाविद वाला पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरी है इनकी उपाधियां, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए दिन एग्जाम्स में इनकी उपाधियों के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या क्या है उपाधियां? पहली इंपॉर्टेंट उपाधि है भारतीय पुनर्जागरण के जनक। अरे भाई, सामाजिक तौर पे सोए हुए समाज को जगाने की जिम्मेदारी ली किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। इसी वजह से इनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। लेकिन अगर विश्व पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाएगा? तो कहा जाता है पेट्रार्च को। पेट्रार्च को, ठीक है, पेट्रार्च को। चलो ठीक है, अब वापस अपन अपने राजा राम मोहन रॉय के साहब के बारे में आ जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधुनिक भारत का पिता, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। अरे भाई, मिडेवियल टाइम की यानी मध्यकाल की जो सामाजिक कुरीतियां थी, उनको कम करने के बाद आधुनिक युग में कदम रखने वाले पुरुष को ही हम कहेंगे आधुनिक भारत का पिता। क्लियर है यहां तक बात? तीसरी उपाधि की तरफ चलते हैं। तीसरी उपाधि है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्यों कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक? क्योंकि इन्होंने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रीय तौर पे राजनीतिक चेतना जगाई और उससे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी वजह से इनको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्लियर है? और चौथी इनकी उपाधि है अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। तो 4 इंपॉर्टेंट उपाधियां। क्लियर है? ये जो आधुनिक भारत का पिता है और साथ ही साथ भारतीय पुनर्जागरण का जनक है, इसके ऊपर तो आए दिन क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका नौकरी के बारे में। इन्होंने अपने समय से 10 वर्ष तक EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंशिफ के तौर पे इन्होंने काम किया और उसके बाद सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में आगे लग गए। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कौन कौन से सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया? तो भैया, जाति प्रथा का विरोध किया, साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बहुपत्नी विवाह के तौर पे जो सामाजिक कुरीति है उसका विरोध किया। लेकिन सती प्रथा के पीछे इन्होंने बड़े ही प्रयास किए जिससे सती प्रथा जो है वो पूरी तरीके से हट जाए, और बाद में एक एक्ट के थ्रू ये प्रथा हट भी गई। लेकिन क्या कारण था जिस वजह से इन्होंने सती प्रथा के पीछे इतना विरोध किया? देखो भाई, सती प्रथा ह्यूमैनिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर देखा जाए तो बड़ी खराब है, लेकिन साथ साथ इनका पर्सनल रीजन भी था। क्या था वो रीजन? इनके भाई का नाम था जगमोहन। जगमोहन की जो वाइफ थी यानी इनकी भाभी थी, इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय का ना पालन पोषण किया था। और जब जगमोहन, इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तब इनकी भाभी सती हो जाती है। और वो जो एक बड़ी घटना थी, उससे इनके दिमाग में सती प्रथा के लिए बड़ा विरोध जन्मा। इसी वजह से इन्होंने सती प्रथा के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है इसका अन्य धर्मों का अध्ययन। अन्य धर्मों का अध्ययन। अच्छा, अन्य धर्मों का अध्ययन कैसे? भाई ये हिंदुइज्म से बिलीव करते थे, हिंदू
एज अ धर्म के तौर पे सनातन धर्म को ये मानते थे, लेकिन इन्होंने अन्य धर्म से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने तौर पे एक्सेप्ट करी। कौन कौन सी थी वो इंपॉर्टेंट चीजें? पहली तो थी इस्लाम के तौर पे। इस्लाम से इन्होंने क्या लिया? इस्लाम से इन्होंने लिया एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, क्लियर है बात? इस्लाम से इन्होंने क्या लिया? एकेश्वरवाद। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें ली थी कि इन्होंने? हाँ भाई ली थी। कौन कौन सी चीजें वो देख लो। अच्छा, इन्होंने ईसाई धर्म से लिया, ईसाई धर्म से इन्होंने लिया उनका नीति शास्त्र, उनका नीति शास्त्र। जीसस की जितनी भी टीचिंग्स थी उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा सूफीवाद से क्या लिया इन्होंने? सूफीवाद से इन्होंने क्या लिया? सूफीवाद से इन्होंने लिया उसका रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। सूफी जो धर्म है उनसे उन्होंने लिया इसका रहस्यवाद, बोले तो मिस्टिसिज्म। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय की डेथ के ऊपर। राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। कहां पर? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया राजा राम मोहन रॉय का। अब चलते हैं इनकी किताबों की तरफ। कौन कौन सी थी इनकी इंपॉर्टेंट किताबें? कौन कौन से समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया? 4 बड़ी भाषाओं में। कौन कौन सी? फारसी, अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली। 4 बड़ी भाषाओं में इन्होंने संपादन किया और किताबें और पत्रिकाएं लिखी। सबसे पहले फारसी की बात कर लेते हैं। फारसी में इन्होंने लिखा तुहफत उल मुवाहिद्दीन। तुहफत उल मुवाहिद्दीन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, इस किताब के अंदर क्या था? तो भैया इस किताब के अंदर इन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है चीजें लिखी। इनका क्या वक्तव्य था मूर्ति पूजा के विरुद्ध, वो इन्होंने बात करी तुहफत उल मुवाहिद्दीन। उसके अलावा फारसी भाषा में इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी, एक समाचार पत्र टाइप की चीज चलाई, वो था मिरात उल अकबर। फारसी भाषा की 2 इंपॉर्टेंट किताब और पत्रिकाएं। कौन कौन सी? पहली तुहफत उल मुवाहिद्दीन और मिरात उल अकबर। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं अपन अंग्रेजी में लिखी हुई किताबों की। कौन कौन सी थी अंग्रेजी में लिखी हुई किताब? एक तो थी गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस, जो भी एकेश्वरवाद की बात करती थी, और नेक्स्ट किताब थी प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। इंग्लिश में 2 किताब लिखी, गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस, याद करो, गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस और प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। मोनोथीज्म को कहते हैं एकेश्वरवाद। प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, अभी बात करी थी ना हमने नीति शास्त्र की, तो जो जीसस की टीचिंग्स थी, जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन धर्म में जो इंपॉर्टेंट थी, वो इन्होंने लिखी किताब के तौर पे प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। अब बात कर लेते हैं अगर इन्होंने हिंदी में कोई किताब लिखी है क्या? हाँ भाई लिखी है। कौन सी इंपॉर्टेंट किताब? वो थी बंगदूत। किताब नहीं बोले तो पत्रिका, एक पत्रिका थी, वो इन्होंने लिखी बंगदूत। हिंदी में लिखी बंगदूत, और बंगाली में कौन सी लिखी? बंगाली में लिख दी संवाद कौमुदी। बंगाली में कौन सी लिख दी? संवाद कौमुदी। और ये संवाद कौमुदी जो थी, ये अपने आप में भारतीयों द्वारा पहली प्रकाशित किताबों में से, पहली प्रकाशित पत्रिकाओं में से एक थी। तो 4 लैंग्वेजेस में लिखी। जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। पहली कौन सी? तुहफत उल मुवाहिद्दीन किताब थी। कौन सी भाषा में लिखी? फारसी भाषा में लिखी। साथ ही साथ इन्होंने फारसी भाषा में एक और पत्रिका चलाई। कौन कौन सी? मिरातुल अकबर। इंग्लिश की बात करें तो गिफ्ट ऑफ द मोनोथीसिस। और इंग्लिश में और कोई किताब लिखी? हाँ भाई लिखी। कौन सी? प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। यहां तक क्लियर है? अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में इन्होंने पत्रिका चलाई बंगदूत, और इन्होंने बंगाली में भी पत्रिका चलाई जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बड़ा याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताबों के बाद अपन चलते हैं संगठन की, कि इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए और क्या थी उन संगठन की टाइमलाइन, उसको देखते चलते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने संगठन चलाया उसका नाम था आत्मीय सभा, और वो एस्टेब्लिश हुआ 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा नाम का इन्होंने एक संगठन चलाया। अच्छा, आत्मीय सभा क्या करता था कि भाई सामाजिक जितनी भी कुरीतियां थी उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, समाज से संपर्क साधने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से वो सामाजिक कुरीतियां कम हो जाए। क्लियर है? 1815 में क्या चलाया उन्होंने? आत्मीय सभा। कई कई जगहों पर ही 1814 भी लिखा हुआ होता है, 1814 भी लिखा हुआ होता है। एग्जाम में दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 1814 या 1815। कौन सा सभा बनाई? आत्मीय सभा। क्लियर है? जैसे आत्मीय सभा बनाई उसी के 10 साल बाद, प्लस कर दो इसमें 10 साल, 1825 में बनाते हैं ये वेदांत कॉलेज। क्या बनाते हैं? वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज के साथ क्या बनाते हैं? वेदांत सोसाइटी भी बनाते हैं 1825 में। क्लियर है यहां तक बात? वेदांत कॉलेज जो था वो बेस्ड था आपकी वेदांत की फिलॉसफी के ऊपर, बना दिया वेदांत कॉलेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सभा की तरफ। कौन सी बनाई? जिससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरा का पूरा राजा राम मोहन रॉय को जो रिफ्लेक्ट करता है, जो लोगों तक पहुंचाने वाली सभा थी, जो लोगों तक पहुंचाने वाला समाज था, वो बना ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज। और वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1828 में। यानी कितने साल बाद?
3 साल बाद 1815 में क्या बनाया, तो भैया आत्मीय सभा बनाई। उसी के 10 साल बाद क्या बनाया, तो वेदांत कॉलेज। और उसके 3 साल बाद क्या बनाया, ब्रह्मो समाज। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई। और ब्रह्मो समाज किसके ऊपर बेस्ड था, एकेश्वरवाद के ऊपर बेस्ड था, वेदांतिक फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड था, ईसाई धर्म के नीति शास्त्र के ऊपर बेस्ड था, सूफिज्म के रहस्यवाद के ऊपर बेस्ड था। इस तरीके से ब्रह्मो समाज जो है वो डेवलप हो गया। यहां तक क्लियर है बात। ब्रह्मो समाज के बाद ना राजा राम मोहन रॉय की 1833 में 1833 में डेथ हो जाती है। राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद जो 2 इंपॉर्टेंट लोग सीन पर आते हैं जो ब्रह्मो समाज की टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, वो थे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। क्लियर है बात। और इसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर राजा राम मोहन रॉय से प्रभावित होकर 1839 में 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सभा जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। यहां तक क्लियर है, अपन 1839 तक पहुंच गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1867 पे। अगर एग्जैक्टली बोले तो 1866-67 में। ऐसा क्या होता है भाई इस ईयर में, क्यों है ये इंपॉर्टेंट ईयर, इस वजह से इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। क्योंकि 1866-67 में ब्रह्मो समाज जो है ना वो डिवाइड हो जाता है, 2 धड़ों में पूरी तरीके से बट जाता है। उसकी कहानी अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। पर एक और ईयर और सभा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक और संगठन या कॉलेज कहें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आदमी सभा हो गया, वेदांत कॉलेज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, इनके बीच में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलेज था। मैंने टाइम लाइन में क्यों नहीं डाला, ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश नहीं किया था, उन्होंने इसको नहीं बनाया था, लेकिन इसको बनाने के दौरान उनका सहयोग था। वो था 1817 में बना। 1817 में बना कौन सा, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कब बना, 1817 के अंदर। क्लियर है। अच्छा, 1817 में हिंदू कॉलेज बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डेविड हेयर। क्या नाम था, डेविड हेयर। डेविड हेयर ये नाम था उनका, डेविड हेयर नाम था, जो कि डच आदमी थे और घड़ियों का व्यापार किया करते थे, घड़ियां ठीक भी किया करते थे। इन्होंने क्या बनाया, हिंदू कॉलेज, और राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से इन्होंने ये कॉलेज बनाया। क्योंकि खुद राजा राम मोहन रॉय ने नहीं बनाया था, इस वजह से मैंने इस टाइमलाइन में उसको इंक्लूड नहीं किया। अब वापस से आ जाए 1867 पे। 1867, 1866, 67 में ऐसा क्या हो, 1866-67 में ब्रह्म समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रह्मो समाज का डिवीजन क्या था, देखो भाई, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के विचारों में बड़ा डिफरेंस आ रहा था। केशव चंद्र सेन ये कह रहे थे कि भाई मैं बनाऊंगा भारतीय ब्रह्मो समाज, मैं बनाऊंगा भारतीय ब्रह्मो समाज, और वो होगा ब्रह्मो समाज से डिफरेंट, जिसमें हम सामाजिक सुधार की तो बात करेंगे ही करेंगे, सामाजिक कुरीतियों की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ हम दूसरे धर्मों का भी समावेश करेंगे, दूसरे धर्मों को भी इंक्लूड करा जाएगा। ऑन द अदर हैंड देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भैया मैं आदि ब्रह्मो समाज बनाऊंगा और ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ राजा राम मोहन रॉय के पद चिन्हों पर, राजा राम मोहन रॉय के मार्ग के ऊपर। देवेंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं आदि ब्रह्म सभा, और साथ ही साथ केशव चंद्र सेन बनाते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। 1866-67 में डिवीजन हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, देवेंद्रनाथ टैगोर के और केशव चंद्र सेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने बात यह की थी कि भाई 1839 में ये तत्वबोधिनी सभा बना देते हैं, तत्वबोधिनी सभा बना देते हैं 1839 में। साथ ही साथ देवेंद्रनाथ टैगोर साहब जो है ना वो इसी के साथ साथ तत्वबोधिनी पत्रिका भी चलाते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। तो यहां तक चीज क्लियर है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं केशव चंद्र सेन साहब की। केशव चंद्र सेन साहब की, केशव चंद्र सेन साहब की, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एज ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टैब्लिश किया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866-67 में जब डिवीजन हुआ तो केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ बनाया क्या, हाँ भैया बनाया। क्या क्या चीजें बनाई, इसके अलावा इन्होंने एक संगत सभा बनाई, संगत सभा, संगत सभा इन्होंने बनाई। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो काम करती थी स्त्री शिक्षा के लिए,
जो काम करती थी स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन काम करती थी। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके साथ साथ ही केशव चंद्र सेन की वजह से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट जो है वो पारित हो जाता है। 1872 में क्या पारित हो जाता है? सिविल मैरिज एक्ट। अगर कहा जाए कि सिविल मैरिज एक्ट किसकी वजह से पारित हुआ, कौन था उसके पीछे, तो आंसर क्या आएगा? केशव चंद्र सेन, 1872 में। क्लियर है यहां तक बात? लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि 1872 के बाद 1878 में 1878 में केशव चंद्र सेन जो खुद स्वयं तौर पे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, सामाजिक कुरीतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी बेटी की अल्प आयु में कूच बिहार के महाराजा के साथ शादी कर देते हैं। कूच बिहार के महाराजा के साथ शादी कर देते हैं। इसी से उनके अनुयायी नाराज हो जाते हैं और 1878 में जो शादी हुई उसके बाद वो भारतीय ब्रह्मो समाज को तो पूरी तरीके से बहिष्कार कर देते हैं। उसकी जगह अपना ब्रह्मो समाज बनाते हैं जिसका वो नाम रखते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। कौन सा? साधारण ब्रह्मो समाज जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो बातें कर रहे थे उसके खिलाफ जाकर खुद अपनी बेटी की शादी अल्पायु में कर देते हैं। इसको आप इस तरीके से समझो कि भाई आपका कोई ना कोई दोस्त, आपका एक सीनियर जरूर होता है जो ज्ञान बहुत ज्यादा देता है, जब खुद पर आए वो बात तो पता नहीं चल पाती। बड़ी बड़ी पढ़ाइयों की बात करता है लेकिन उनकी 12वीं की मार्कशीट चेक करोगे तो 2-3 सब्जेक्ट में उनके भी विकेट जो है वो गिर चुके होंगे। तो इस तरीके से केशव चंद्र सेन के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे और 1872 में उन्होंने सिविल मैरिज एक्ट जो है वो पारित करवाया। साथ ही साथ 1878 में अल्पायु में शादी करने की वजह से उनकी बेटी की साधारण ब्रह्मो समाज जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन चलते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार। क्या राजा राम मोहन रॉय साहब ने कोई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए हैं क्या? हाँ भैया किए हैं। कौन कौन से देख लो जल्दी से। एक तो पहली बात, इन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, मोनोथीज्म के ऊपर बड़ा फोकस किया कि भगवान सिर्फ एक ही है। साथ ही साथ में इन्होंने एक ब्रह्म का प्रमाण भी दिया। कहां से प्रमाण दिया? इन्होंने वैदिक फिलोसॉफी से, वैदिक दर्शन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक ब्रह्म का प्रमाण भी दिया। क्लियर है बात? अच्छा, और क्या चीज करी इन्होंने? वेदांत दर्शन जो है, वेद प्लस अंत, वेदांत जो दर्शन है उसकी तार्किकता को भी बताया कि बड़ा रेशनल है, बड़ा तार्किक है, विज्ञान के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर बेस्ड है। कौन सी? वेदांतिक फिलोसॉफी। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक बात के ऊपर फोकस किया कि ये जो आडंबर है, भाई धर्म के अंदर जो आडंबर हैं उसका विरोध होना चाहिए, उनको लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन बात कर लेते हैं इनके सामाजिक सुधार की। ये तो हो गए धार्मिक सुधार, अब बात कर लेते हैं इनके सामाजिक सुधार की। देखते हैं कौन कौन से सामाजिक सुधार किए। भाई सामाजिक सुधारक थे तो करे ही होंगे। कौन कौन सा? पहला, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। कौन कौन सी थी वो कुरीतियां? विधवा विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह। इन चारों बड़ी सामाजिक कुरीतियों के ऊपर इन्होंने काम किया। और सती प्रथा पे क्यों किया उसकी कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो हम राजा राम मोहन रॉय के बचपन की कहानी भी अभी समझ चुके हैं। सामाजिक सुधार, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा को लेकर इन्होंने एक अधिनियम भी बनवाया। कैसे बनवाया, क्या था वो ध्यान से समझो। देखो, सती प्रथा अधिनियम 1829, इसका पूरा नाम देखिए तो अधिनियम 17। 17 को कैसे याद करेंगे कि भाई सती प्रथा से हो जाता है समाज को खतरा, इस वजह से आ गया अधिनियम 17। और कब आया वो? 1829 में, 1829 में। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, राजा राम मोहन रॉय ने जिस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया या उनके प्रयासों से गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम जिसने ये नियम जो है वो लागू करवाया? तो वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। क्लियर है बात? जिसने, गवर्नर जनरल कौन था जिसने इस अधिनियम को लागू करवाया? कौन सा अधिनियम? अधिनियम 17, 1829 में। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके रीट में, रीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजस्थान के एग्जाम से हम सारे क्वेश्चन भी अभी बेसिक क्वेश्चन जो है वो हम करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा भाई, सामाजिक और धार्मिक सुधार हो गए, तो अब अपन सुधारों की बात कर लेते हैं। राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार बोले तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एक एक सुधार को देखें। सबसे पहला सुधार कौन सा है? ध्यान से देखना। सबसे पहला सुधार है उदारवादी विचारों का समर्थन। जो लिबरल फिलॉसफी थी, उदारवादी जो विचार थे, उनसे बड़े ये प्रभावित थे। भाई ये जो पाश्चात्य संस्कृति थी ना, उसके ये विरोध नहीं करते थे और कहते थे कि भाई पाश्चात्य संस्कृति में भी अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसको हमारे समाज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और पहली क्या चीज थी? उदारवादी विचारों का समर्थन। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आई भारतीयों में राजनीतिक चेतना।
भारतीयों में अगर राजनीतिक चेतना जगाने का काम किसी व्यक्ति को जाता है तो वो है राजा राम मोहन रॉय। अब जल्दी से मेरा प्रश्न उत्तर दो भाई, भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाई तो इनको कौन सी उपाधि मिलेगी? इनको उपाधि मिलेगी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। अभी बात की थी ना उपाधियों की, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको इसी वजह से कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाई। क्लियर है यहां तक बात? दोनों पॉइंट क्लियर है। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, सेवाओं का भारतीयकरण। उस टाइम की जो सिविल सेवाएं थी उसमें मेजॉरिटी तौर पे जो थे वो अंग्रेज अफसर थे, और अंग्रेज अफसर हमारी परेशानियों को क्यों समझेंगे? इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जो ये सेवाएं हैं इसके अंदर भारतीयकरण होना चाहिए, इसको इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस होनी चाहिए। जब तक हमारे लोग वहां नहीं पद पर नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है वो किस तरीके से हम डेवलप एज अ देश के तौर पे हमारी सामाजिक प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होंगी। क्लियर है? तो तीसरी बात उन्होंने क्या कही? सेवाओं का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। अच्छा, एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने कहा कि भाई जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, वो पूरी तरीके से पृथक होनी चाहिए, पूरी तरीके से सेपरेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो कानून लागू करने वाले लोग हैं और बनाने वाले लोग हैं अगर वो साथ हो जाएंगे तो पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, बोले तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अब जल्दी से पॉलिटी के सवाल का जवाब दो कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी करता है? तो वो है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। इन्होंने इसके अलावा बात करी न्यायिक समानता की कि भाई अगर अंग्रेज और भारतीय एक देश में रह रहे हैं तो इनके बीच में न्यायिक समानता जरूर होनी चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों? न्यायिक समानता की इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी। अच्छा, इसके अलावा बात कौन सी करी? इन्होंने बात करी मुगल बादशाह के बारे में। इसके अलावा कौन सी बात करी उसको भी ध्यान से समझ लो। देखो भाई, ये वाला जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। 1830 में चलना पड़ेगा उसके लिए, चलोगे? चलो भाई, 1830 में क्या होता है? 1830 में उस समय के मुगल शासक अकबर, अरे सर ये क्या हो गया? अकबर तो बड़े पुरानी बात है, आप अकबर को अभी कहाँ लिया है? अरे भाई अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ये मुगल शासक थे। ये इनको बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय साहब को बोलते हैं कि यार ये जो ब्रिटिशर मेरे को पेंशन देते हैं ना ये बहुत ज़्यादा कम है, तो तुम जाओ इंग्लैंड और इंग्लैंड जाके मेरी समस्या का निदान पाओ। अकबर द्वितीय 1830 में राजा राम मोहन रॉय साहब को कहते हैं कि भैया मेरी पेंशन बड़ी कम है, इसको बढ़ाने की बात करने के लिए आप इंग्लैंड में जाओ। इसको कैसे समझो? अरे भाई जब आपकी बात आप प्रधानाचार्य को रखते थे तो आप हमेशा अपने में से जो बड़ा सीधा बच्चा होता है, पढ़ने में तगड़ा होता है, जिसको बड़ा ज्ञान होता है, उसी को प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर भेजते थे। तो वही काम किसने किया? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। उस वाले अकबर की बात नहीं करी, उन्हीं के वंशज अकबर द्वितीय की बात चल रही है यहाँ तक। ठीक है, 1830 में वो भेजते हैं उनको इंग्लैंड। अब इससे 2-3 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय, तो इनका एक्चुअल नाम तो राम मोहन रॉय था। ये राजा की जो उपाधि दी वो किसने दी भैया? वो अकबर द्वितीय ने उनको दी थी। उनका काम करने गए थे ना 1830 में। और एक और तगड़ा फैक्ट देखो, तगड़ा फैक्ट ये कि यूरोप की धरती में पहले भारतीय ने जिसने कदम रखे थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। क्लियर है यहां तक बात? कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के तरफ अपन चलते हैं, वो है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मुद्दों के ऊपर परामर्श लेना। देखो भाई, ब्रिटिशर्स जानते थे कि भाई इंडियंस को कैसे गवर्न करना है, पर उसमें भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही थी। तो अगर इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अगर यूरोप आ रहा है तो क्यों ना उससे देश के बारे में बातचीत हो जाए। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने कि भाई भारतीय समाज कैसा है, भारतीय राजनीति कैसी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जो परामर्श किया वो ब्रिटिश संसद ने, पहली कोई व्यक्ति थे जिससे ब्रिटिश संसद ने परामर्श करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि भारतीय समाज कैसा है, भारतीय व्यवस्था कैसी है, वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय साहब। तो राजनीतिक सुधार क्लियर है? एक बार जल्दी से देख लो। उदारवादी विचारों का समर्थन, भारतीयों में राजनीतिक चेतना, साथ ही साथ सेवाओं का भारतीयकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, साथ ही साथ भारतीय और यूरोपियों के बीच में न्यायिक समानता। अकबर सेकंड ने 1830 में इनको भेजा कहां पर? इंग्लैंड भेजा। किसकी बात करने के लिए? कि भैया पेंशन बढ़ा दो, इसकी बात करने के लिए। और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद द्वारा अगर पहली बार किसी से भारतीय मामलों पर परामर्श लिया गया तो वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय साहब। अब जब बात हो गई है राजनीतिक सुधार की तो चलो शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा को लेकर क्या बात की उसको भी ध्यान से समझ लो। पहली तो ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे।
क्यों समर्थक थे? क्योंकि ये जानते थे कि भाई जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, वो खुद मदरसे में पढ़े हुए थे, खुद को फारसी का ज्ञान था, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, पर ये समझते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, वो पूरी तरीके से तार्किक है, तार्किक के साथ साथ ही ये साइंटिफिक टेम्पर यानी विज्ञान के ऊपर बेस्ड है। इस वजह से ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और अगर ब्रिटिशर्स के साथ रहना है, इनके साथ हमें तालमेल बिठाना है, तो अंग्रेजी शिक्षा बड़ी जरूरी है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इनको वेद और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन थे वो पहले व्यक्ति जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया? अब देखो, वेद और उपनिषद संस्कृत भाषा में है। अब संस्कृत भाषा आम जन के लिए समझनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो बंगाल का एरिया था वहां बांग्ला भाषा बोली जा रही थी। वेद और उपनिषद का एक्चुअल ज्ञान लोगों तक पहुंचे, सामाजिक कुरीतियां वेदों और उपनिषद में नहीं लिखी हुई है, ये बात लोग समझें, इसके लिए लोकल भाषा में उनका ट्रांसलेशन बड़ा जरूरी था। और ये ट्रांसलेशन किसने किया? अरे भाई भाषाविद होगा, लिंग्विस्ट आदमी होगा, तभी तो ट्रांसलेशन कर सकेगा। इसी वजह से इन्होंने वेद और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना राजा राम मोहन रॉय। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, ये भी इनकी एक उपाधि है। 4 उपाधियां तो पहले डिस्कस की थी, 5वीं भी याद कर लो। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत क्यों कहते हैं? अरे भाई इस वजह से कहते हैं, तगड़ी तगड़ी पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। कौन कौन सी याद करो? अरे भाई बंगला में निकाली थी संवाद कौमुदी, हिंदी में निकाली थी बंगदूत, और फारसी में कौन सी निकाली थी? मिरात उल अकबर। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बांग्ला व्याकरण का कंपाइलेशन। इन्होंने पूरी तरीके से बांग्ला व्याकरण का संकलन कर दिया था। कैसे कर दिया था? ध्यान से समझो। देखो, जब तक ट्रांसलेशन तब नहीं होगा जब तक भाषा की पूरी तरीके से एक व्यवस्थित व्याकरण ना हो। बांग्ला व्याकरण जो थी उसका संकलन नहीं हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले किया कि अगर ट्रांसलेशन हमें करने हैं वेदों और उपनिषदों के, तो हमें इस व्याकरण को पूरी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। और इसी बांग्ला व्याकरण का कंपाइलेशन करके इन्होंने एक किताब लिखी। जो पहली किताब थी बांग्ला व्याकरण के ऊपर, वो थी गौड़ीय व्याकरण। गौड़ीय व्याकरण, गौड़ीय व्याकरण। और शिक्षा को लेकर हमने देख ही चुके हैं कि 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। तो शिक्षा को लेकर ये सारी चीजें हो गई। एंड अपन बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की। किस प्रकार इनकी मृत्यु हुई? इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1833 में ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। एग्जैक्टली अगर अपन बात करें तो डॉक्टर कारपेंटर थे, एक डॉक्टर कारपेंटर थे जिनके घर पे इनकी मृत्यु पूरी तरीके से मृत्यु जो है वो हो जाती है। और इनकी समाधि जो है ना वो बड़ी सुंदर है। ये देखो, ब्रिस्टल शहर में कैसी, जैसे हमारे राजस्थान में छतरियां होती है वैसी समाधि है। और इसी समाधि के ऊपर विग्रराज चतुर्थ जो चौहान डायनेस्टी के राजा थे, उनके द्वारा रचित एक हरिकेली नाटक था, उसकी पंक्तियां इनकी समाधि के ऊपर लिखी हुई है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई किस समाज सुधारक के छतरी पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। तो आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। और हरिकेली नाटक किसने लिखा था? तो आप याद कर लो, विग्रराज चतुर्थ। कौन सी डायनेस्टी के थे? चौहान डायनेस्टी के। तो यहां तक बात थी राजा राम मोहन रॉय साहब की। अब चलते हैं अपन रिवीजन की तरफ। रोचक सा रिवीजन कर लेते हैं फास्ट तरीके से। पूरी क्लास को 2 मिनट के अंदर अपन समराइज जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले अपन राजा राम मोहन रॉय साहब की बात कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय साहब की बात कर रहे थे। अच्छा, इनकी 4 उपाधियों के बारे में बात की थी अपन ने। 4 उपाधियां देखी थी। कौन कौन सी 4 उपाधियां? एक तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अच्छा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पहला आधुनिक व्यक्ति, और साथ ही साथ अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। बड़े भाषाविद आदमी थे। जन्म कहां पे हुआ? राधानगर बंगाल में। अच्छा, इसके अलावा किताबें थी क्या? हाँ भैया, 4 किताबें, 4 भाषाओं में इन्होंने किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? फारसी में इन्होंने लिखी तूफत उल मुवाहिदीन। अच्छा, इसके अलावा कोई लिखी? हाँ लिखी पत्रिका। कौन सी पत्रिका इन्होंने लिखी? मिरात उल अकबर। अच्छा, इंग्लिश में किताब गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। हिंदी की बात करें तो बंगदूत। और अगर अपन बात कर लेते हैं बांग्ला की, तो बांग्ला के अंदर लिखी संवाद कौमुदी। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, इन्होंने कोई संगठन बनाए? हाँ भाई, संगठन बनाए। कौन कौन से? जल्दी से देख लो। सबसे पहले 1815 में बनाई आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा बनाई। अच्छा, 1815 के बाद 1817 में ये मदद करते हैं किसकी? डेविड हेयर की। और डेविड हेयर ने क्या बनाया? हिंदू कॉलेज। जल्दी से याद करते चलो।
डेविड हेयर ने क्या बनाया? हिंदू कॉलेज। 1817 के बाद, 1817 के बाद चलते 1825 में उन्होंने क्या बनाया? याद करो जल्दी से, वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी। इसी के 3 साल बाद ब्रह्मो समाज का आगमन हो जाता है, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। कब? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज बन जाता है। 1833 में उनकी डेथ हो जाती है। 1833 के बाद 1839 में तत्वबोधिनी सभा आता है। तत्वबोधिनी सभा के बाद 1866-67 में ब्रह्मो समाज का डिवीजन हो जाता है। एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया चलाते हैं केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्मो समाज चलाते हैं केशव चंद्र सेन, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो चलाते हैं आदि ब्रह्मो समाज। क्लियर है बात? फिर राजनीतिक सुधार देखे, फिर हमने शिक्षक सुधार देखे, और हमने देखे सामाजिक और धार्मिक सुधार। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो भैया उनको दी उपाधि अकबर द्वितीय ने। 1830 में जब पेंशन लेने के लिए अकबर द्वितीय भेजते हैं, उस टाइम वो देते हैं उनको राजा की उपाधि। और इनकी डेथ कहां पर होती है? तो डेथ होती है ब्रिस्टल शहर में, जो कि कहां पर है? इंग्लैंड में, और डॉक्टर कारपेंटर के घर पे। और इनकी छतरी पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। तो यहां राजा राम मोहन रॉय की जो पूरी की पूरी क्लास थी समाज सुधार के तौर पे, वो खत्म होती है। थैंक यू।